Dear students, welcome all of you. Today we are going to discuss about the important technique used in costing, marginal costing. Today in this lecture we are going to discuss about marginal costing and the important concept used in marginal costing. In last lecture we already discussed about the techniques of marginal costing. So without wasting our time, let's start here. So in TY BCom Cost and Versus Accounting paper third, marginal costing is an important topic in term फर्स्ट. इस पर हमने पहले भी पहले लेक्चर में जो इससे पहले हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने डिस्कशन किया है. और अगर एग्जामिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसी टॉपिक पर 15 मार्क्स का प्रॉब्लम हमेशा पूछा जाता है, जो कि इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है. जो आने वाले लेक्चर में हम जब प्रॉब्लम लेंगे उस वक्त तुम्हें उस बात का अंदाज़ा हो जाएगा. सो आज फिर से हम एक बार दोबारा मार्जिनल कॉस्टिंग, ये जो थियोरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा हम फास्ट में लेंगे क्योंकि इस पर हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है. सो मार्जिनल कॉस्टिंग देखने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? So ICW London defines as the amount at any given volume of output by which aggregate cost can be changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit. In simple word, the change in cost when the volume of output increase or decrease by 1 unit. एक यूनिट से अगर हम आउटपुट जो है हमारा वो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो वहां पर जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है. उसी पर से नेक्स्ट डेफिनेशन जो है मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे. द कॉस्टिंग प्रिंसिपल वेयर बाय वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट यूनिट्स एंड द फिक्स कॉस्ट आर एट्रिब्यूटेबल टू रिलेवेंट पीरियड इज रिटन अप इन फुल against the contribution for that period. पहले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने तुम्हें बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में ये जो दो कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. जिसमें फिक्स कॉस्ट जो होती है उसके बारे में पहले भी बताया है, आज भी बताता हूँ कि फिक्स कॉस्ट a cost which remain constant whether the volume of output increase or decrease. In total amount, fixed cost remain constant but in per unit it's change. और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती है. वेरिएबल कॉस्ट इज ए कॉस्ट विच चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. When volume of production increase, variable cost also increase, and when volume of production decrease, the variable cost also decrease proportionately. But in total amount, variable cost change, but in per unit it remain constant. तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इनमें जो डिफरेंस है वो हमें समझना बहुत ही जरूरी है. तो पहला अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो क्या कहेंगे? फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड वेदर द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज. और वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. ये पहला उनका डिफरेंस है. फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है और वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, लेकिन टोटल अमाउंट में. इन टोटल अमाउंट फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, इन टोटल अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट चेंज, बट इन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज reversely. When volume of production increase, fixed cost per unit decrease. जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम कम होते जाती है. इस बात का जो जिक्र है मैंने पहले भी किया था और विथ एन एग्जाम्पल तुम्हें वहां पर मैंने
उस डिस्कशन हमारा हुआ था, एक्सप्लेन भी किया था। अब वेरिएबल कॉस्ट का क्या है? इन टोटल अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट चेंज, बट इन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। और क्या इसमें डिफरेंस है? वो है वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट, इट इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड फिक्स कॉस्ट इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, but in long period it may be controlled by the top level management. Then variable cost is direct cost and fixed cost is indirect cost. Next, the variable cost जो होती है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, इसलिए उसे प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहा जाता है। वेरिएबल कॉस्ट आल्सो ट्रीटेड एज प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड फिक्स कॉस्ट जो होती है वो कंसर्न करती है पीरियड से। फॉर एग्जांपल देखो, रेंट, रेट, टैक्सेस जो भी है पीरियड से। रेंट क्या होता है? 1 मंथ रेंट, एनुअल रेंट है ना, तो पीरियड से वो कंसर्न करती है, इसीलिए उसे पीरियड कॉस्ट भी कहा जाता है। और सबसे ये जितने भी डिफरेंस है उसमें भी एग्जांपल जो मैंने पहले ही बताया है फिर बताता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ variable cost, and rent, rate, taxes, insurance, depreciation are the examples of fixed cost. और fixed cost और variable cost मिलाकर क्या होती है? total cost. So equation क्या है? fixed cost plus variable cost is equal to total cost, या variable cost plus fixed cost is equal to total cost. अगर हमें सिर्फ fixed cost कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। सो ये दो जो कॉस्ट है पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक पूरा डिपेंड्स ऑन बोथ द कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो होती है वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है क्या? फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। सो मैनेजमेंट क्या करता है? पूरा जो अपना ख्याल है वो वेरिएबल कॉस्ट पर देता है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है कैसे कंट्रोल की जाती है उस पर अपना तवज्जो देता है। सो द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टोटल डिपेंड ऑन वेरिएबल कॉस्ट। सो marginal costing is also called as variable costing। ये हमने यहाँ पर देख चुके हैं कि फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट और वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस। अब ये जो फीचर्स है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के, इन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज और फोकस ऑन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट वो देखो क्या है, सेकंड जो है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। देन कॉस्ट कंट्रोलिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट कंट्रोल कैसे की जाती है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग शोज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट नोन एज कंट्रीब्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम बाद में आगे देखने वाले हैं। Then in marginal costing, fixed costs are excluded in marginal costing as they are expenses belong to profit and loss account. Then marginal costing technique, useful technique for export firms, and the selling price is determined on the basis of marginal cost mean variable cost। तो जो सेलिंग प्राइस जो होती है जो वेरिएबल कॉस्ट है उसी पर डिटरमाइन की जाती है। दीज आर द फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। पहले मैंने बताया है आपको कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है हम थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर लेंगे। देन द एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज of marginal costing is consistency. In marginal costing, the marginal cost per unit of output remains the same irrespective of the वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी रहती है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस है रियलिस्टिक वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इन मार्जिनल कॉस्टिंग stock of finished goods and work in progress are valued at their variable cost only. So therefore it is more realistic and uniform.
नो fictitious प्रॉफिट राइज। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या किया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो निकाला जाता है। तो इट बिकम वेरी रियलिस्टिक वैल्यूएशन। देन नो अंडर ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो यहाँ पर इन मार्जिनल कॉस्टिंग देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और absorption of fixed overheads. Hence, the tedious methods of their accounting is eliminated. फिक्स कॉस्ट पर तवज्जो दिया जाता नहीं, इसलिए फिक्स कॉस्ट का जो एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट या अपॉर्शनमेंट करने की जरूरत नहीं होती। और मार्जिनल कॉस्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस है कि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज इन प्रॉफिट प्लानिंग, प्राइसिंग डिसीजन। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में ही पहले जो भी यूनिट्स का हम प्रोडक्शन करते हैं उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, उस पर हमारा प्रॉफिट कितना होगा और उसी से हिसाब से उसकी प्राइस क्या होगी, इस बात का पूरा प्लानिंग किया जाता है। और प्रॉफिट प्लानिंग और प्राइस डिसीजन के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक इज वेरी यूजफुल टेक्निक इन प्रॉफिट प्लानिंग एंड प्राइस डिसीजन। सो इट इज, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द हैंड ऑफ द मैनेजमेंट फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन। वही है बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम प्रॉफिट डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा कितना सेल होने पर हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है या कितना प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितना सेल करना ज़रूरी है। ये सब बातें मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में हम पहले ही प्री डिटरमाइन कर सकते हैं। जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो लेने वाले हैं उसी में हम ये सब कैलकुलेट करने वाले हैं कि एट द सेल ऑफ 2 लाख प्रॉफिट इज 50,000, तो 5 लाख सेल पर प्रॉफिट कितना होगा, ये सब हम वहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं विथ एन एग्जाम्पल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कॉस्ट कंट्रोल। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में हमने पहले बताया है कि वेरिएबल कॉस्ट पर ज़्यादा चार्ज किया जाता है और वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैसे रिड्यूस की जाएगी, उस पर कैसे किस तरह से कंट्रोल आएगा और वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोल करके और टोटल कॉस्ट कैसे कंट्रोल की जाएगी, उसका बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग में वो टेक्निक यूज़ किया जाता है। देन द मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है एंड इट हेल्प्स डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, इसके बारे में हम बस अब थोड़ी देर में आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज ए पॉइंट इन द बिजनेस एट दैट पॉइंट द बिजनेस हैज नो प्रॉफिट नो लॉस। सो क्या है, उस पर हम पूरा अच्छी तरह से डिस्कशन बाद में करने वाले हैं। और फिर से यहाँ पर क्या आ गया है, तो पहले मैं बता चुका हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द हैंड ऑफ द मैनेजमेंट और डिसीजन making. So these are the advantages of margin costing. So margin costing mostly used in each and every manufacturing industries organizations. Then as there are so many advantages of marginal costing, there are some limitations also. So first important limitation is difficulty in analyzing overheads. So in marginal costing, costs are to be classified into fixed cost and variable cost, but it is not easy to classify all expenses into fixed and variable. So it is very difficult to segregate semi-variable expenses into fixed and variable. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे डिफिकल्टी तो ज़रूर है कि फिक्स कॉस्ट जो होते, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसी में से फिक्स कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं, ये कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। देन सेकंड लिमिटेशन इज डिफिकल्टी इन एप्लीकेशन। समझने में तो हमें लगता है बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब एप्लीकेशन करना होता है तो इट्स बिकम डिफिकल्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। देन ओवर एम्फसिस ऑफ सेल्स, यहाँ पर ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिमिटेशन है। देन मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट सुटेबल फॉर ए लॉन्ग रन एंड टू ह्यूज इंडस्ट्रीज। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक यूज़ करना आसान नहीं है, सुटेबल नहीं है। देन द नेक्स्ट लिमिटेशन इज द मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक is not applicable to
कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग एंड लैक्स ऑफ इफिशिएंसी इन कॉस्ट कंट्रोल। यहाँ पर हम कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे बहुत इफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, और अगर इफिशिएंसी अगर कम होती है, लैक ऑफ इफिशिएंसी अगर होती है, तो द मैनेजमेंट कांट कंट्रोल दी कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोल के लिए इफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ में इफिशिएंसी अगर होगी, इफिशिएंट एम्प्लॉयज़ अगर होंगे, तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक अच्छी तरह से यूज़ किया जाएगा। अगर इनएफिशिएंट अनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ अगर होंगे, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई इन द इंडस्ट्रीज। देन इन मार्जिनल कॉस्टिंग जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इग्नोर फिक्स कॉस्ट इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ एंड वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। तो ये भी एक लिमिटेशन है। ये जो कॉस्ट है इनका भी वहाँ पर इंक्लूड होना जरूरी है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं की जाती है। ये भी लिमिटेशन हो सकता है मार्जिनल कॉस्टिंग का। देन नॉट रिकग्नाइज बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज, और इनकम टैक्स अथॉरिटीज से रिकग्नाइज नहीं करती। ये भी एक वन ऑफ दी इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है, पहले भी मैं तुम्हें बता चुका था कि हम इसे थोड़ा सा फास्ट में यहाँ पर लेंगे, जिसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। देन तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज किए जाते हैं, वो हम अब यहाँ से आगे देखने वाले। यहाँ से आगे हमारा प्रॉब्लम का जो पार्ट है वो शुरू होता है। प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम दिए जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, उसमें सबसे पहले हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना होता है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है? तो कंट्रीब्यूशन इज द प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद जो प्रॉफिट रहता है उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर हम फिनेंशियल अकाउंटिंग में अगर जाए, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट पहले लेस करते हैं सेल में से, और सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट लेस करने के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही है ग्रॉस मार्जिन। कंट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रॉस मार्जिन। फिक्स कॉस्ट रिड्यूस करने से पहले जो प्रॉफिट होता है उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं, इसलिए कंट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रॉस मार्जिन। It is an assumption that excess of sales over variable cost contribute to a fund not only which covers fixed cost but also provides some profit. So contribution is equal to fixed cost plus profit. Fixed cost plus profit. In simple word, contribution is the difference between sales and variable cost. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट अगर हम माइनस करते हैं, यहाँ पर देखो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो इट इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। राइट डाउन इन योर नोटबुक आल्सो, इट इज आवर फर्स्ट। क्या करो, कॉस्ट एंड वर्ड्स अकाउंटिंग पेपर थर्ड की एक नोटबुक आप बनाओ, और उसमें जब वहाँ पे लिखो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, तो ये एक नंबर पे ये ले लो, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसके और भी फॉर्मूलेज हैं, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस वक्त हम वहाँ पर देखने वाले हैं। कि पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला बहुत इजी, बहुत ही आसान है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। देन यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के साथ लिया है, अगर हमारा 100 यूनिट्स का अगर हमारा सेल है पर यूनिट है 100 रुपीज पर यूनिट, तो हमारे टोटल अमाउंट आएंगे 10,000। उसमें वेरिएबल कॉस्ट है 4,000। 10,000 में से 4,000 हमने माइनस किए, तो सो आवर कंट्रीब्यूशन इज 6,000। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो 10,000 माइनस 4,000, सो आवर कंट्रीब्यूशन इज 6,000। अगर पर यूनिट देखा जाए तो 100 रुपीज पर यूनिट है, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपीज है, तो वहां पर कितना आएगा रुपीज 60 पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, तो नीचे जो रहता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। सो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट और लॉस, इनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट जब होता है उस वक्त कंट्रीब्यूशन मोर देन फिक्स कॉस्ट, एंड द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। But when
the business suffers losses, that time fixed cost more than contribution and the difference between fixed cost and contribution is loss. तो ये जो रिलेशन है कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट का, ये समझना बहुत ही जरूरी है। जब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज्यादा होता है तब प्रॉफिट होता है, और जब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से कम होता है तो वहां पर क्या होता है, लॉस। व्हेन कंट्रीब्यूशन मोर देन फिक्स कॉस्ट, दैट टाइम देयर इज प्रॉफिट and the difference between contribution and fixed cost is profit. But when fixed cost more than contribution, that time there is loss and the difference between fixed cost and contribution is loss. ये हम आगे चलकर प्रॉब्लम्स में देखने वाले हैं। So next important concept is profit volume ratio, जिसे PV ratio भी कहा जाता है। So PV ratio is the relationship between contribution and sale. So PV ratio is the relation between contribution and sale. So PV ratio is calculated as PV ratio is equal to contribution upon sale into 100। 100 क्यों इंटू करते हैं उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले पीवी रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल, कंट्रीब्यूशन टू सेल। सो पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, ये सबसे अहम फार्मूला है पहला। देन द पीवी रेशियो इज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन परसेंटेज, सो यहां पर क्या किया गया है, मल्टीप्लाइड बाय 100। पीवी रेशियो का जो एक्चुअल जो ओरिजिनल फॉर्मूला वो क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। यहाँ पे 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, बिकॉज द पीवी रेशियो इज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन परसेंटेज, सो यहाँ पर 100 से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। So it is our second very important and very simple formula of PV ratio। तो तुम सबको ये वहां पर नोट डाउन करना है तुम्हारे नोटबुक में। सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मैं लूंगा लेकिन यहाँ पर आप तुमको बता देता हूँ। पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन change in sales into 100। So next important formula of PV ratio is equal to change in profit upon change in sales into 100। तो ये भी बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट यहाँ पर इक्वेशन है पीवी रेशियो का, जो हम बाद में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में लेने वाले हैं। देन द वेरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? So break even point is a point in the business or is a stage in the business, at that stage or at that level or at that point the business has no profit, no loss। बिजनेस की एक ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में जो सेल होता है बिजनेस का, उस स्थिति में बिजनेस को प्रॉफिट भी नहीं होता और लॉस भी नहीं होता। द स्टेज इन द बिजनेस, एट दैट स्टेज और एट दैट लेवल, जो सेल होता है, सेल की एक ऐसी लेवल होती है जहां पर बिजनेस को प्रॉफिट भी नहीं होता है और लॉस भी नहीं होता है। उस स्टेज को, उस लेवल को और उस सेलिंग पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे कहा जाता है। एट ब्रेक इवन पॉइंट, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्रिया है कि एट ब्रेक इवन पॉइंट द कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट आर बोथ आर सेम, सिमिलर। एट ब्रेक इवन पॉइंट देयर इज नो प्रॉफिट, नो लॉस, सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। जब प्रॉफिट अर्न करती है दैट टाइम कंट्रीब्यूशन मोर देन फिक्स कॉस्ट। बाद पहले बता चुका हूं, बाद में बताऊंगा वापस। और एट ब्रेक इवन पॉइंट द सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, हमारी सेल की जो अमाउंट है उतनी हमारी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल हमने 10,000 का सेल किया है और हमारी टोटल कॉस्ट भी 10,000 ही है, देयर इज नो प्रॉफिट, नो लॉस। 10,000 का हमने माल लाया था, 10,000 में बिका दिया, कोई प्रॉफिट नहीं, लॉस नहीं। तो जितनी टोटल कॉस्ट होती है उतना ही क्या होता है, हमारा सेल की अमाउंट होती है। सो देयर इज नो प्रॉफिट, no loss। So it is very important to consider that at break-even point, contribution is equal to fixed cost and the sales is equal to total cost।
तो ये ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके there are two methods or two types for calculation of break even point. जो पहला है जो मैथमेटिकल जो मेथड है यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से, और सेकंड इज ग्राफिकल मेथड्स। दोनों मेथड से हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन अमाउंट। सो इन यूनिट्स break even point calculated as break even point is equal to total fixed cost upon contribution per unit. So it is also important formula here. यहाँ पर हम जो देख रहे थे फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो नोट डाउन, राइट डाउन इन योर नोटबुक द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी यूनिट्स इसे कहते हैं। बीईपी यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एंड द सेकंड फॉर्मूला बीईपी इन अमाउंट, बीईपी सेल्स इसे कहते हैं बीईपी सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज अमाउंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। पीवी रेशियो जो होता है जैसे 40 है तो 40% होता है, 40%, तो वहां पे मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बारे में जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब जानकारी आएगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 करने की वैसी जरूरत नहीं है। वो क्यों किया जाता है? बिकॉज पीवी रेशियो इज प्रेजेंटेड इन परसेंटेज। सो देयर आर टू important formulas here. BEP units is equal to total fixed cost upon contribution per unit and BEP sales is equal to total fixed cost upon PV ratio. फिर से एक बार बताता हूँ, ये बहुत ही important concept है marginal costing की। So break-even point is a point in the business. At that point, the business has no profit, no loss. It means at break-even point, contribution and fixed cost are same, as well as the sales amount and total cost amount also same. So break-even point ग्राफिकल मेथड में कैसे यूज किया जाता है? तो x और y जो हमारे एक्सिस होते हैं उसी पर हम ये आराम से ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये देखो फिक्स कॉस्ट जो हम मैंने पहले बताया है, ये है आउटपुट है सेल का, और ये जो है एक कॉस्ट रेवेन्यू है, कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो हमेशा ख्याल में रखना चाहिए बिकॉज फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर आउटपुट यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 5000 जितना भी हमारा प्रोडक्शन है बढ़ते गया है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है, कोई तब्दीली नहीं आती है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। हमारा ये आउटपुट सेल का जो आउटपुट बढ़ता गया है लेकिन फिक्स कॉस्ट में तब्दीली नहीं आती है, ये कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, इसलिए फिक्स कॉस्ट द फिक्स कॉस्ट लाइन ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बाद में ये हमारी गई वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे हमारा सेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते बढ़ते जाएगी। और यहाँ से फिक्स कॉस्ट के बाद में जो वेरिएबल कॉस्ट मिला की ये होती है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट लाइन इस तरह से जाती है यहाँ से, और ये है सेल्स लाइन। ये कौन सी है? सेल्स लाइन। ये सेल्स लाइन ऐसे बढ़ते बढ़ते चल जाती है। जहां पर जिस जगह पर टोटल कॉस्ट लाइन और सेल्स लाइन क्रॉस टू ईच अदर, दैट पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट। एट दैट पॉइंट द अमाउंट ऑफ सेल एंड द कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, amount of total cost are equal, are same. So at that point or at this point there is no profit, no loss. यहाँ से ऊपर जैसा सेल जाएगा, जैसे जैसे सेल बढ़ता जाएगा प्रॉफिट का देखो यहाँ पे मार्जिन क्या होता जाएगा, बढ़ता बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ता जाएगा। और बीपी से अगर नीचे सेल आ गया तो वहां पे क्या होगा? ये लॉस एरिया है। here is a loss area and here is a profit area. बीईपी से नीचे सेल आ गया तो लॉस होगा, बीईपी से ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा। सो ईच एंड एवरी बिजनेसमैन मस्ट नो हिज ब्रेक इवन पॉइंट। हर बिजनेसमैन को, हर मैनेजमेंट को ये मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारा बीईपी क्या है। क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है तो हर हाल में हमें ब्रेक इवन जो सेल होता है, जो पॉइंट है, उसी से ऊपर हमें सेल करना होगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच एंड एवरी बिजनेसमैन टू नो इट्स ब्रेक इवन पॉइंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट of marginal costing technique used and in each and every
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एवरी इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री को, हर एक कंपनी को, हर एक बिजनेसमैन को ये पता होना चाहिए कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट पता होता है तो जाके हम वहां से प्रॉफिट किस तरह से अर्न करना है। अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें उसी से ऊपर सेल करना होगा। अगर हम उसके नीचे आ गए तो दैट टाइम द कंपनी सफर्स लॉसेस, तो कंपनी को क्या लॉस हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मानी जाती है ब्रेक इवन पॉइंट। सो नेक्स्ट यहाँ पर जो आखिरी कंसेप्ट है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेफ, बिजनेस सेफ कब होगा? जब ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट से आगे का जो मार्जिन है उसे क्या कहा जाता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट से आगे तुम निकल गए तो तुम क्या हो गए? सेफ हो गए। बिजनेस जब ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जाता है तो सेफ हो जाता है, क्योंकि वहां से आगे उसका प्रॉफिट शुरू होता है। सो द मार्जिन ऑफ कॉस्टिंग क्या है? तो इट इज द एक्चुअल सेल्स ओवर अबव द ब्रेक इवन से। ब्रेक इवन सेल से आगे का जो सेल होता है वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे जैसे सेल बढ़ता जाएगा वैसा वैसा मार्जिन भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसा सेल बढ़ता जाएगा उसी तरह से मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सेल बढ़ता जाता है वैसे वैसे, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो होते हैं वो कम कम होते जाती है और प्रॉफिट का मार्जिन वहां पर बढ़ता जाता है। सो इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो ये है आखिरी फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। समझ लो कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 5000 और हमारा सेल है 15000, तो 15,000 माइनस 5000, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा? 10,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज आल्सो कैलकुलेटेड by using this formula, margin of safety is equal to profit upon PV ratio। so इस लेक्चर में हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर देखे हैं। थोड़ी सी यहाँ पर जल्दबाजी हुई है, लेकिन वक्त भी हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हमने थोड़ा फास्ट में यहाँ पर देखा है। तो हमने क्या क्या देखा है आज? सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा कंट्रीब्यूशन। पहले फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट वो क्या है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। difference between fixed cost and variable cost, then advantages and limitations of marginal costing, and then we discuss about the important concept like contribution, PV ratio, break even point and margin of safety। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेने वाले हैं। ओके, थैंक यू।